ओके सो 2014 में एक मूवी रिलीज हुई थी। इसका नेम है प्रीडेस्टिनेशन एंड ये मूवी लिटरली काफ़ी अच्छी है। हाईली रिकमेंडेड उनके लिए जिन्होंने नहीं देखी। ये आती है साई-फाई एंड मिस्ट्री की कैटेगरी में। टोटल टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। बेस्ड भी नहीं है, बोल सकते हो टाइम ट्रेवल कूट कूट के डाला गया है इसके अंदर। लेकिन स्टोरी काफ़ी यूनिक एंड कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इसको फुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर सको और आपको रिग्रेट ना हो कि पास्ट में मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। आई एम डम, आई नो। So let's start and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. So सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन में आगे हेल्प करेंगी। इस मूवी में बेसिकली टाइम ट्रैवल हो रहा है, मतलब लोग पास्ट में जा रहे हैं और फ्यूचर में जा रहे हैं। लेकिन मूवी के नेम से ही समझ सकते हो कि सब कुछ एक्चुअली में प्रीडेस्टिनेटेड है, मतलब प्रीडेस्टिन्ड है। सरल भाषा में एक लूप की तरह है कि जो होना है वो होके रहेगा। और मूवी एक टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स पे है जिसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसको ऐसे समझो, लेट्स सपोज आप एक पर्सन हैं जो कि आप हैं। क्या गधा हूँ मैं यार। सिंपली आपको मैंने एक गुलाब का फूल दिया, नकली वाला, और फिर 7 दिन बाद आपने उस फूल को मुझे लौटा दिया। और फिर मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में 7 दिन पहले गया और फिर से आपको वो गुलाब का फूल दिया। मेरे लिए वो फिर से है, लेकिन आपके लिए वो फर्स्ट टाइम होगा। और अगेन यही चेन चलती गई। 7 दिन बाद आपने फिर से वो मुझे फूल लौटाया और मैं फिर से पास्ट में गया और आपको दिया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस पैराडॉक्स में सिंपली एक लूप होता है जो कभी खत्म नहीं होता। इसको बोलते हैं इन्फिनिट लूप। और वो जो गुलाब का फूल है उसकी एग्जिस्टेंस किसी को पता नहीं होती कि आखिर वो कहाँ से आया, क्योंकि वो बस एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहा होता है। वो इसी लूप में फंसा हुआ है, इसीलिए इसको बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बोलते हैं। और यही सेम थ्योरी अप्लाई होती है इस मूवी में। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो गुलाब का फूल, ये फूल मूवी में एक न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है। खैर, मूवी में हमें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। इसका नेम होता है टेम्परल ब्यूरो। इसके अंदर कुछ एजेंट्स वर्क करते हैं और इनका काम होता है टाइम मशीन का यूज करके टाइम में आगे या पीछे जाके बड़े एक्सीडेंट्स और क्राइम होने से रोकना। और स्पेशली ये ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है एक फिजल बॉम्बर को रोकने के लिए। ये मास्टरमाइंड होता है, बॉम्ब्स लगा के इनोसेंट लोगों को मार डालता है। और इस मूवी में ये तो नहीं बताया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आई, किसने बनाई। जस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन होती है बस उस टाइम ट्रैवल के लिए। और ये एक वॉयलेंट का बॉक्स यूज करते हैं, इसी के थ्रू ये टाइम में आगे या पीछे जा पाते हैं। और इसमें एक लिमिट होती है, सिर्फ मैक्सिमम 53 ईयर्स ही पास्ट में या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। और हाँ, मैं मूवी के प्लॉट के हिसाब से नहीं चलूंगा क्योंकि ये ससुरों ने बहुत दिमाग का दही किया है सीन्स को आगे पीछे दिखा के। इसीलिए मैं सिंपल टर्म में आपको पूरी स्टोरी और सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में सारे धागे जोड़ दूंगा। वाला। सबसे पहले कैरेक्टर्स पे आते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। सबसे पहले ये है एक बच्ची, इसको मैं बुलाऊंगा बेबी जेन। देन ये है जेन, खूबसूरत महिला। देन ये है जॉन एंड ये है जॉन डो, इसको मैं बुलाऊंगा बारटेंडर। और फाइनली ये है फिजल बॉम्बर, सन की बुड्ढा। ये 5 कैरेक्टर्स हैं मूवी में। और फन फैक्ट बताऊं, अगर आप अभी तक नहीं समझे तो ये पांचों एक ही पर्सन है। इन सिंपल टर्म्स पांचों सेम पर्सन है बट डिफरेंट टाइमलाइंस के। बोला था दिमाग का दही करने वाली स्टोरी है। क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे। इसीलिए मैं सरल भाषा में मूवी की पूरी स्टोरी को टाइमलाइन के हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले एक बच्ची को कोई अनोनिमस पर्सन किसी ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के चला जाता है और ये बच्ची होती है बेबी जेन। और फिर उसी ऑर्फनेज में ये बड़ी होती है और ये अकेले रहने वाली लड़की होती है जिसके कोई दोस्त वगैरह नहीं होते। बट ये बहुत स्ट्रांग होती है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों, मतलब लड़ाई और पढ़ाई दोनों में टॉपर होती है। और फिर ये बड़ी होती है, एक एडल्ट बन जाती है। नाउ ये बन जाती है जेन, नॉट बेबी जेन एनीमोर। बट इसको कोई अडॉप्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों। इसको लगता है कि इसकी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन तभी इसके सामने एक होप निकल के आती है। इससे मिलने आता है डॉक्टर रॉबर्टसन। ये यंग वुमेन्स जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती है उनको रिक्रूट करने का काम करता है अपनी एजेंसी के लिए। इसका नेम होता है स्पेस कॉर्पोरेशन। इसमें यंग वुमेन्स को स्पेस में भेजते हैं, स्पेशली इसीलिए ताकि वो वहाँ के मेंस को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए अपनी फैमिली और लव वंस को छोड़ के स्पेस में रहते थे। और इसीलिए डॉक्टर रॉबर्टसन जेन को रिक्रूट करने आए होते हैं। और एक्चुअली में बाद में दिखाते हैं कि डॉक्टर रॉबर्टसन उसी प्राइवेट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होता है, वो टाइम ट्रैवल वाली ऑर्गेनाइजेशन। खैर, इस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर वो हर तरह के टेस्ट लेते हैं जो वुमेन्स इसमें जाने के लिए अप्लाई करती हैं। और जेन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है सारी वुमेन्स के कंपेयर। बट स्टिल लास्ट में एक चेकअप के बाद इसको उस एजेंसी से निकाल दिया जाता है। वो इसको रीजन भी नहीं बताते कि आखिर क्यों इसको निकाला जा रहा है, बट इसको निकाल देते हैं। अगेन इसकी लाइफ में फिर से कोई एम नहीं होता। ये लोगों के यहाँ काम करती है पैसे कमाने के लिए और रात में चार्म क्लास लेती है ताकि ये फिर से अप्लाई कर सके उस स्पेस कॉप प्रोग्राम के लिए। इसको लगता था कि इसकी चार्म की वजह से ऐसा हुआ। बट फिर कुछ टाइम बाद ये एक आदमी से टकराती है और उससे बात करती है। और ये ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, बट फर्स्ट टाइम उसको उस आदमी के साथ अपनेपन जैसा लगा और इसको उस आदमी से प्यार हो जाता है और ये इंटीमेट होते हैं।
और इस आदमी के बारे में भी आगे पता चलेगा। बट फिर जैसा सारी अधूरी लव स्टोरी में होता है, वो आदमी इसको छोड़ के चला जाता है और ये अकेली हो जाती है। लेकिन इससे पहले ये उस स्पेस कॉप के लिए फिर से अप्लाई करे, इसको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है उसी आदमी के बच्चे के साथ जो इसको छोड़ के चला गया था। सो नाउ फिर से जेन की लाइफ बर्बादी वाली मोड़ पे आ जाती है, क्योंकि उस स्पेस कॉप में प्रेग्नेंट वुमेन्स की एंट्री नहीं होती थी। सो इसकी लाइफ में फिर से कोई एम नहीं होता। लेकिन फिर इसकी बेटी पैदा होती है, इस बात से इसको काफी खुशी मिलती है, बट ज्यादा देर के लिए नहीं रहती खुशी। यहाँ के डॉक्टर इसको एक बहुत हिला देने वाली न्यूज बताते हैं कि एक्चुअली में जेन की बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों के ऑर्गन्स थे बचपन से ही, बट जब इसने अपनी बेटी को जन्म दिया तो इसके फीमेल ऑर्गन्स डैमेज हो गए। सो डॉक्टर्स को इसके फीमेल ऑर्गन्स को पूरी तरह हटाना पड़ा, बट एक सर्जरी के बाद ये पूरी तरह एक नॉर्मल मैन में चेंज हो जाएगी। मतलब डॉक्टर इससे इसके जेंडर ट्रांसप्लांट के लिए बोलता है, और यही रीजन था जिसकी वजह से इसको स्पेस कॉप से बाहर निकाल दिया गया था, इसको बिना बताए। और इस न्यूज से जब तक जेन उभरती तब तक एक और इवेंट हो जाता है कि हॉस्पिटल से कोई अननोन पर्सन आके इसकी बेटी को चुरा ले जाता है। सो अब जेन की पूरी लाइफ की ऐसी तैसी हो गई होती है, और ये अब सर्जरी के बाद पूरी तरह मेल भी बन जाती है, मतलब मेल में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये अपना नेम चेंज करके जेन से जॉन कर लेती है, और अब मैं इसको जॉन बोलूंगा। सो जॉन के पास कोई काम नहीं होता अब, सो इसको एक आइडिया आता है, ये एक राइटर बन जाता है। ये अब कन्फेशन स्टोरीज लिखता है, जिसमें एक्चुअली ये अपनी खुद की स्टोरीज लिखता है। कन्फेशन ऑफ एन अनमैरिड वुमेन इस नेम से स्टोरीज लिखता है, और इसका सोचना था कि इसकी लाइफ उस आदमी की वजह से बर्बाद हुई जो इसको प्रेग्नेंट करके चला गया था। और फिर ये एक बार में जाता है जहाँ ये मिलता है वहाँ के एक बारटेंडर से। ये बारटेंडर इससे अच्छे से बात करता है, और जॉन इसको अपनी पूरी लाइफ सुना देता है, जो मैंने आपको अभी पूरी स्टोरी सुनाई। एक्चुअली में मूवी की मेन स्टोरी यहीं से स्टार्ट हुई थी कि जॉन आके बारटेंडर को अपनी स्टोरी बताता है। बोला था सीन आगे पीछे है। खैर, बारटेंडर पूरी स्टोरी सुनने के बाद जॉन से बोलता है कि अगर वो तुम्हारे सामने उस आदमी को खड़ा कर दे जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद करी है, तो क्या करोगे तुम? क्या तुम इसे मार पाओगे? जिसके लिए जॉन बोलता है कि तुम उसको सामने तो लाओ, साले के अंदर इतने छेद करेंगे कि समझ जाओ। और बारटेंडर इस काम के बदले में इससे बोलता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बदले में फिर तुम जो मैं बोलूंगा वो करोगे। सो जॉन ये डील एक्सेप्ट कर लेता है, बट ये जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो बारटेंडर उसी टेम्पोरल ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता था, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका हूँ। सो ये जॉन को गन पकड़ाता है और टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में आ जाता है। और ये दिन वही होता है जिस दिन जेन एक अननोन पर्सन से टकरा गई थी और उससे प्यार कर बैठी थी। और जॉन का काम यहाँ यही होता है कि उस अननोन पर्सन को ढूंढ के मार डालो। बट थोड़ी देर बाद ये अपने पास्ट वाले वर्जन मतलब जेन से टकराता है, और इसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में यही वो शख्स था जिससे जेन को प्यार हो गया था। और ये जेन से चैटिंग करने लगता है, और थोड़ी देर बाद ये भी अपने पास्ट वाले वर्जन से प्यार कर बैठता है, सच्चा प्यार। और जैसा पास्ट में हुआ था सेम वही होता है। जॉन जेन ये दोनों इंटीमेट होते हैं, और ये काफी वियर्ड लगता है। आई मीन सोचो, तुम अपने ही आप के साथ सेक्स कर रहे हो, व्हाट द हेल। बट यहाँ यही हो रहा है एक्चुअली डायरेक्टर के इमेजिनेशन सीमा पर। ज्यादातर टाइम ट्रेवल मूवीज में ये होता है कि तुम अपने पास्ट वाले वर्जन को टच नहीं कर सकते, ये यूनिवर्स के रूल को तोड़ देता है। बट इस मूवी में टच तो छोड़ो, एक पर्सन अपने आप के साथ ही कार में मजे कर रहा है। खैर, इस टाइम जो अपना बारटेंडर था वो कहाँ है? सो वो जॉन को इस टाइम में छोड़ के एक मिशन पे निकल गया था। इस मिशन में फिजल बॉम्बर जो जगह जगह में बॉम्ब लगा देता है, सो ये अब एक जगह पर बॉम्ब लगा रहा होता है, और बारटेंडर का काम यही होता है इसको रोकना। सो बारटेंडर यहाँ आता है, बट फिजल बॉम्बर वो बॉम्ब लगा चुका होता है, और इन दोनों के बीच फिजल बॉम्बर और बारटेंडर इनके बीच थोड़ी फाइट होती है 1-on-1, जिसमें फिजल बॉम्बर बारटेंडर को कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस कर देता है, और बारटेंडर एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनता है तो ये जाता है उसी बॉम्ब के पास। सो वहाँ एक आदमी पड़ा होता है जिसका फेस उस बॉम्ब ब्लास्ट से पूरी तरह जल गया होता है, और वो टाइम ट्रेवलर होता है, और बारटेंडर उसको उसकी टाइम मशीन देने में हेल्प करता है, और वो जला हुआ आदमी वहाँ से चला जाता है। और यही मेन सीन है जो मूवी में मेन इंपॉर्टेंट है, और इसी सीन से मूवी स्टार्ट भी हुई थी, बट अपन इस पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और फिर वो बारटेंडर उस टाइम लाइन में जाता है जब जेन प्रेग्नेंट हुई थी और उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था। सो याद होगा उस टाइम इसकी बेटी को कोई बंदा चुरा के ले गया था। सो वो अननोन पर्सन और कोई नहीं, यही बारटेंडर था। और ये उस बच्ची को उठा के कहाँ ले जाता है? जी हाँ, सही पकड़े हैं, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ये उस बच्ची को उस ऑर्फनेज के सामने छोड़ देता है। सो अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। वो जो बच्ची है उसके माँ और बाप दोनों एक ही पर्सन है। एंड दिस इज नॉट द वर्स्ट पार्ट। वर्स्ट पार्ट इज कि वो बच्ची ही एक्चुअली में अपनी खुद की माँ है, क्योंकि यही बड़े होके अपने आप को जन्म देगी, और साथ में ही यही बच्ची अपनी खुद की बाप भी है, क्योंकि इसी ने बड़े होके अपने आप को पास्ट में जाके अपनी पास्ट वाली सेल्फ को प्रेग्नेंट किया था, और ये पैदा हो गई थी। अबे गाड़ी निकालो बे, डायरेक्टर के पैर छूने मेरे को। खैर, अब आपको वो बात समझ आ गई होगी जो मैंने नकली गुलाब का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि वो गुलाब एक लूप में फंसा हुआ था। सो ये बच्ची भी मतलब बेबी जेन, ये भी एक इन्फिनिट लूप में फंसी होती है। कैसे? ये पैदा हुई, फिर ये बड़ी होके माँ बनी, और इसने अपने आप को पैदा किया,
फिर से ये बड़ी हुई और माँ बनी और फिर से इसने अपने आप को पैदा किया एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो मूवी में एक जगह वो फेमस पैराडॉक्स का डायलॉग मारा गया है कि पहले अंडा आया या मुर्गी। सो इसका लॉजिकली आंसर नहीं है। सो यही सेम चीज बेबी जेन और जेन में अप्लाई होती है कि इनमें से पहले कौन आया, एंड आंसर इज किसी को नहीं पता। इट्स अ लूप, इट्स अ पैराडॉक्स। खैर, फिर बारटेंडर उस टाइमलाइन में वापस आता है जहां पर जेन और जॉन होते हैं और ये जॉन को बुलाता है और ये सीन वही सीन होता है जब फर्स्ट टाइम जेन को वो आदमी छोड़ के चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। सो अब वो आदमी जॉन होता है और ये जेन को छोड़ के वहां से चला जाता है, बट इसका बारटेंडर से यही कहना होता है कि ये जेन से प्यार करता है, ये उसको छोड़ के नहीं जाएगा। बट बारटेंडर यहाँ अपनी सारी मिस्ट्री खोल देता है। ये जॉन को सब कुछ सच बता देता है कि मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, जेन तुम हो, मैं जेन हूँ, तुम जेन हो, जेन मैं हूँ, तुम ही हो, वजह तुम हो। भैंस की आंख में क्या बक रहा हूँ। खैर, मैं समझाता हूँ कैसे। आई एक्सप्लेन, लिसन टू मी। सो बारटेंडर फिर जॉन को अपने साथ फ्यूचर में ले जाता है और जेन अकेली रह जाती है। इसके साथ अब वही होगा जो पास्ट में अपन सब देख चुके हैं। और अब बारी आ गई थी जॉन को अपना वादा पूरा करने की, जो इसने बारटेंडर से बोला था कि इसको उस आदमी से मिलवा दो जिसने इसको प्रेग्नेंट किया था और बदले में ये बारटेंडर का काम करेगा। सो अब जॉन का काम होता है कि वो अब टाइम ट्रेवलर एजेंट बन जाए और बारटेंडर के आगे के मिशन सब ये करेगा। और इस टाइम बारटेंडर अपने घर में जाके रिटायरमेंट ले रहा होता है और फिर जॉन काफी मिशंस करता है और अब इसको एक मिशन मिलता है जिसमें इसको फिजल बॉम्बर के बॉम्ब को डिफ्यूज करना होता है। सो ये पास्ट में जाता है और बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगता है, बट इस पे अटैक कर देता है कोई अननोन पर्सन, ऑब्वियसली फिजल बॉम्बर, और जल्दी जल्दी में वो बॉम्ब इसके सामने फट जाता है जिससे इसका पूरा फेस जल जाता है। और अब आपको डेजा वू जैसी फीलिंग आ रही होगी क्योंकि ये वही टाइम और प्लेस है जब मूवी के बीच में वो बारटेंडर एक जगह गया था जहाँ पहले वो फिजल बॉम्बर से फाइट करता था और फिर इस जले हुए आदमी के पास आके इसकी हेल्प करता था इसको मशीन देके। सो अब पता चलता है कि एक्चुअली में वो जला हुआ आदमी और कोई नहीं जॉन था और इस जलते हुए जॉन को बारटेंडर आके मशीन दे देता है जिसका यूज करके जॉन फ्यूचर में जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ इसके फेस का इलाज होता है और लास्ट में इसका ओरिजिनल फेस पूरी तरह जल के खराब हो गया था। सो इसको एक नया फेस दे देते हैं और ये फेस देखा देखा लगता है क्योंकि एक्चुअली में ये उस बारटेंडर का फेस होता है। मतलब ये सिर्फ उसका फेस नहीं होता बल्कि जॉन ही बारटेंडर होता है। बारटेंडर का रियल नेम जॉन डो था। बोला था सारे कैरेक्टर एक ही पर्सन है। और उस साइड जो बारटेंडर था अपनी टाइमलाइन में वो रिटायरमेंट ले रहा होता है, बट उस मशीन में एरर आ जाता है, वो रिटायरमेंट नहीं ले पाता क्योंकि इसको फिजल बॉम्बर के मिशंस के लिए कुछ लीड मिल जाती हैं। सो ये क्लूज इकट्ठा करके किसी तरह फाइनली उस फिजल बॉम्बर तक पहुंच जाता है और पता चलता है कि एक्चुअली में वो फिजल बॉम्बर और कोई नहीं यही बारटेंडर होता है, मतलब जॉन होता है, इसका फ्यूचर वर्जन। एक्चुअली में मूवी में बताया गया था कि ज्यादा टाइम ट्रेवल करने से माइंड में काफी इम्पैक्ट पड़ता है, काफी जोर पड़ता है और जॉन ने बहुत टाइम ट्रेवल किया होता है और आगे करेगा भी। सो इसकी मेंटल स्टेज आगे जाके खराब हो जाएगी और ये बन जाएगा एक सीरियल किलर बॉम्बर, फिजल बॉम्बर। और फिजल बॉम्बर इसीलिए कभी पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो टाइम ट्रेवल का यूज करता था बॉम्बिंग करने के लिए, बट जॉन अपने फ्यूचर वर्जन को मार डालता है। इसको ऐसा लगता है कि अब सब सही हो जाएगा, बट नहीं, इट्स अ लूप एंड इट्स प्रीडेस्टिनेटेड। इसने रिटायरमेंट नहीं ली होती अभी तक और ना ही लेगा। ये टाइम ट्रेवल करता रहेगा और फिर मेंटली सिक हो जाएगा और फिर बन जाएगा फिजल बॉम्बर। सो अब सारे लूज एंड्स और कंफ्यूजन खत्म करता हूँ मैं स्टोरी को कंक्लूड करके। सो एक बच्ची ऑर्फनेज के बाहर मिलती है, वो बड़ी होकर जेन बनती है और जेन अपने फ्यूचर वर्जन जॉन से प्यार कर लेती है और इसकी बेटी पैदा हो जाती है और इसकी बेटी को फ्यूचर वाला जॉन उठा के स्टार्ट में ले जाता है। यहाँ तक था फर्स्ट प्रीडेस्टिनेशन कि ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। नाउ अब जेन मेल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जॉन बन जाती है और एक बार में जाके मिलती है अपने फ्यूचर सेल्फ से बारटेंडर जॉन, और बारटेंडर जॉन इसको फिर से पास्ट में ले जाता है और ये जेन से मिलता है, उससे इंटीमेट होता है और इसको छोड़ के बारटेंडर जॉन के साथ फ्यूचर में आ जाता है और ये है सेकंड प्रीडेस्टिनेशन। नो, अब जॉन अपनी जॉब करता है और फिर एक मिशन में ये जल जाता है जिसमें इसकी फेस सर्जरी के बाद ये बन जाता है बारटेंडर वाला जॉन और फिर ये पास्ट में जाता है उसी बार में जहां ये मिलता है पास्ट वाले जॉन से और इसकी पूरी स्टोरी सुनता है और इसको पास्ट में ले जाता है जेन से मिलवाने। और फिर ये जाता है फिजल बॉम्बर को रोकने जिसमें ये उससे फाइट करता है और देखता है अपने पास्ट वाले वर्जन को जलते हुए। और फिर ये जाता है पास्ट में जेन की बेटी को चुराने और उसको पास्ट में जाके रख देता है ऑर्फनेज के बाहर। ये था थर्ड प्रीडेस्टिनेशन। और फिर ये फ्यूचर में आ जाता है जॉन और जेन वाली टाइमलाइन में और जॉन को अपने साथ लेके और फ्यूचर में चला जाता है और इसको अपना काम सौंप देता है और अपना निकल जाता है रिटायरमेंट लेने। बट इसको फिजल बॉम्बर के बारे में पता चल जाता है तो ये उसके पास जाता है और उसको मार डालता है। पर फिर बहुत सालों बाद ये खुद वही फिजल बॉम्बर बन जाता है। और ये था फोर्थ प्रीडेस्टिनेशन और ये पूरा इन्फिनाइट लूप होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। बट ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मैं और नहीं झेल पाऊंगा पास्ट फ्यूचर और शायद आप भी नहीं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।